हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले बेटे अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले बेटे हमने पढ़ा था यानी न्यूक्लिक एसिड। तो याद होगा बेटे आपको कि न्यूक्लिक एसिड के 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर ये बना होता है, जिसमें एक तो अपन ने नाइट्रोजन क्षारक पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा बच्चों यानी शुगर, और तीसरा मॉलिक्यूल्स था इसके अंदर कौन सा यानी फॉस्फेट। आज अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को शर्करा के आधार पर या इसका जो नामकरण किया जाता है वह शुगर यानी शर्करा के आधार पर न्यूक्लिक एसिड के 2 प्रकार होंगे। एक तो बेटे डीएनए होगा जिसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, और एक आरएनए होगा जिसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक, और ये टॉपिक रहेगा बेटे हमारा डीएनए। तो डीएनए के अंदर सबसे पहले यहाँ पर याद रखना बेटे ये टॉपिक रहेगा डीएनए यानी डीएनए का माने होगा बेटे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद करना है कि डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसको सबसे पहले नंबर 1 से अपन शुरुआत करते हैं यानी परिचय से। परिचय तो अब देखते हैं बेटे डीएनए क्या होता है और इसको किसने खोजा, और साथ में डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आप सब जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन यहाँ पर लेते हैं बेटे ये पहला वैज्ञानिक होगा हमारे पास में, एक बार फिर अपन रिपीट करते हैं, फ्रेडरिक माइशर। तो फ्रेडरिक माइशर डीएनए का क्या है खोज करता है, यानी डीएनए को जो डिस्कवर किया ये डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक माइशर ने किया। तो पहले अपन वैज्ञानिकों से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो डीएनए को जो खोजा वो तो बेटे फ्रेडरिक माइशर ने खोजा। इसमें ग्रिफिथ भी अपन पढ़ेंगे जिसने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा। खुराना कोरेनबर्ग भी पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन बेटे वाटसन और क्रिक भी पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में आप जानते होंगे बेटे, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब आप कहोगे ये डीएनए किस रूप में पाया जाता है? तो बेटे ध्यान रखना कि हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है बेटे? गुणसूत्रीय धागे होते हैं। तो ये गुणसूत्रीय धागे जिन्हें आप क्रोमेटिन जाल भी कहेंगे, ये क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। तो कोई पूछे भाई डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए हमारे केंद्रक में होता है। उसके अलावा किस रूप में होता है? तो क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है। केंद्रक के अलावा बेटे अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो ये डीएनए आपको हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। तो इसकी उपस्थिति भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर माइशर, तो ये बेटे खोज करता है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है यानी यहाँ पर ग्रिफिथ। तो ये ध्यान रखना ग्रिफिथ ने बेटे क्या कहा? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बताया। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बताया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बताया। तो इस काम के लिए इन्होंने जो यूज लिया बेटे, तो ये ध्यान रखना इन्होंने जो यूज लिया, तो ये यहाँ पर यूज किसका लिया? इस कार्य के लिए इन्होंने यूज लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को, निमोनी जीवाणु को। तो ये ध्यान रखना इस काम के लिए इन्होंने एक जीवाणु का उपयोग किया और जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इस काम के लिए इनका जो प्रयोग था, तो ये प्रयोग था बेटे, ये तो यूज लिया, और इसने जो प्रयोग किया उस प्रयोग का नाम था रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों याद रखना कि ग्रिफिथ ने यह बताया कि डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इस आनुवांशिक पदार्थ को समझाने के लिए डीएनए ने एक जीवाणु पर प्रयोग किया। तो उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और ये जो बोले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था बेटे, ये जो निमोनी जीवाणु है ये निमोनिया रोग पैदा करता है, डिप्लोकोकस निमोनी। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। और इस जगह पर जो प्रयोग किया बेटे, ये प्रयोग था इसका रूपांतरण।
तो ये ध्यान रखना, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको आप कहोगे। यहां थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और साथ में जो है प्रयोग का नाम है बेटे रूपांतरण। रूपांतरण में क्या किया कि यहां पर जीवाणु की दो फॉर्म होते बेटे इसके अंदर। यहां पर प्रयोग कैसे किया कि यह जो जीवाणु था इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो आर स्ट्रेन और एक होते बेटे एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो होती है इसकी, ये तो अरोगकारी होती है, अरोगकारी, और जो इसके एस स्ट्रेन होती है ये इसके होती है रोगकारी। तो यहां इसके प्रयोग में आपको याद रखना है कि बेटे इसने क्या किया कि एक तो चूया को लिया, उसमें पहले आर स्ट्रेन को प्रवेश करवाया, उसको निमोनिया नहीं हुआ, वो जीवित रही। दूसरे नंबर पर उसने एस स्ट्रेन को प्रवेश करवाया, उसको निमोनिया होगा, वो मर गई। अगले प्रयोग में क्या किया कि उसने बेटे एस स्ट्रेन के जीवाणु को मार करके उसे प्रवेश करवाया, तो चूया नहीं मरी। अगले प्रयोग में क्या किया कि आर स्ट्रेन और जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उसने गर्म करके मार दिया था, उसके सॉल्यूशन को आर स्ट्रेन के साथ में मिलाया, और मिलाने के बाद में जब उस चूया में अंदर प्रवेश करवाया तो उस चूया को निमोनिया हो गया और वो मर गई। इससे क्या पता लगता है कि जो मृत एस स्ट्रेन जीवाणु का जो डीएनए था वो किसमें ट्रांसफर हो गया, जो है जीवित आर स्ट्रेन में, और जो आर स्ट्रेन अरोगकारी जीवाणु था उसे बेटे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रोगकारी जीवाणु के अंदर, और चूया को निमोनिया हो गया और वह मर गई। अगला जो प्रयोग आएगा, अगला जो यहां पर एक्सपेरिमेंट आएगा बेटे, ये एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा, यानी अगला जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिक होगा बेटे, यानी कोरेनबर्ग एंड खुराना। कोरेनबर्ग और खुराना, इन्होंने बेटे क्या किया, इन्होंने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यहां पर ये जो आएगा बेटे यहां, तो ये यहां पर अगला है, यानी कोरेनबर्ग एंड खुराना, इन्होंने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया। एक और वैज्ञानिक आपको यहां पर याद रखना है, और ये है बेटे यहां पर, यानी वॉटसन कोमा क्रीक कोमा विल्किंस, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया, द्विकुंडलित मॉडल दिया। तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं इतिहास पर हूं बेटे, तो ध्यान रखना। परिचय, तो परिचय में सबसे पहले फ्रेडरिक माइशर जिन्होंने डीएनए को खोजा, ग्रिफिथ जिन्होंने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बताया, और इस काम के लिए इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस या फिर यहां पर डिप्लोकोकस निमोनी भी आप लिख सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी को प्रयोग लिया, और इस प्रयोग को नाम दिया रूपांतरण। उसके बाद में कोरेनबर्ग और खुराना जिन्होंने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण भी किया, और साथ में वॉटसन, क्रिक और विल्किन जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। एक और वैज्ञानिक आपको यहां पर याद रखना है, और ये वैज्ञानिक है बेटे, ये वैज्ञानिक है यहां पर चारगाफ। अगला वैज्ञानिक जो आएगा चारगाफ। तो चारगाफ ने क्या किया, इसने किया बेटे डीएनए का चारगाफ तुल्यांकी नियम दिया, चारगाफ तुल्यांकी नियम दिया, चारगाफ तुल्यांकी नियम दिया। तो ये ध्यान रखना, डीएनए का चारगाफ तुल्यांकी नियम। अब ये चारगाफ तुल्यांकी नियम क्या है कि पिरिमिडीन की संख्या, नंबर ऑफ पिरिमिडीन, यानी यहां पर आपको याद रखना है नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर आपको याद रखना है, यानी नंबर ऑफ पिरिमिडीन, नंबर ऑफ पिरिमिडीन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बेटे, ये है चारगाफ नियम। यानी डीएनए में जितने प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक होंगे उतने ही आपके पास में क्या होंगे, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक होंगे। तो ये कहलाता है चारगाफ का तुल्यांकी नियम, यानी नंबर ऑफ पिरिमिडीन बराबर क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ प्यूरिन होगा। नंबर ऑफ पिरिमिडीन बराबर यहां पर होगा नंबर ऑफ प्यूरिन,
नंबर ऑफ प्यूरिन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में आगे पढ़ते हैं बेटे। तो यहां पर आप सब जानते हैं डीएनए क्या है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, ये सब जानते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं बेटे, आनुवांशिक लक्षणों को क्या करेगा, ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भी डीएनए क्या है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है बेटे जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने ले जाने का काम करता है। तो क्या है बच्चों डीएनए, यानी डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जीन के रूप में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी उपस्थिति आप देखो, डीएनए की उपस्थिति आप देखना बेटे, यानी उपस्थिति। तो उपस्थिति में आपको याद रखना है बेटे, एक तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा डीएनए, यानी केंद्रक में। उसके अलावा बेटे याद रखना ये कहां मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा। और एक डीएनए आपको मिलेगा हरित लवक में, हरित लवक। तो ये तीन जगह पर डीएनए पाया जाता है। एक तो केंद्रक में मिलेगा क्रोमेटिन जाल के रूप में, उसके अलावा बेटे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और हरित लवक में मिलेगा। तो ये तीन जगह पर इनकी उपस्थिति होगी। इसकी जो नेचर होगी बेटे डीएनए की, यानी डीएनए की जो प्रकृति होगी, डीएनए की जो प्रकृति होगी, यह प्रकृति एक तो बेटे सर्पिलाकार, याद रखना सर्पिलाकार, यानी जो यूकेरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाएगा यह सर्पिलाकार होगा और हिस्टोन सहित होगा बेटे, यानी यहां पर याद रखना है हिस्टोन सहित होगा। तो यह नग्न नहीं होगा, यह हिस्टोन सहित होगा और साथ में यह कैसा होगा, दोहरी श्रृंखला वाला होगा, दोहरी श्रृंखला। तो ये तीन बिंदु आपको याद रखना है कि जो डीएनए की प्रकृति होगी वो एक तो सर्पिलाकार होगी, हिस्टोन सहित होगी और दोहरी श्रृंखला वाला होगा। लेकिन बेटे अगर यही डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का होता तो यह डीएनए वर्ताकार होता और नग्न होता और साथ में दोहरी श्रृंखला वाला होता। तो यह यहां पर याद रखना है, अपन जिस डीएनए को पढ़ रहे हैं यह डीएनए कैसा है, सर्पिलाकार है, हिस्टोन सहित है और साथ में दोहरी श्रृंखला वाला है। इसका अणुभार अगर आप देखेंगे बेटे, तो इसका जो अणुभार है, तो इसका अणुभार जो डीएनए का आपको याद रखना है, यह अणुभार होता है 10⁶ से 10⁹ डाल्टन। यानी डीएनए का जो अणुभार है वह कितना रहेगा बच्चों, यानी 10⁶ से 10⁹ डाल्टन रहेगा। और इसका जो सार अनुपात आएगा, डीएनए का जो सार अनुपात आएगा, ये सार अनुपात जो रहेगा ये भी आपको याद रखना है, डीएनए का सार अनुपात। और ये सार अनुपात है A+T बटे रहेगा बेटे G+T बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बार फिर आप देख लें, एक बार फिर देख लें बेटे, यहाँ पर एक बार वापस फिर देखें कि यहाँ पर चारगोव, जिन्होंने चारगोव का तुल्यांकी नियम दिया, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद में इसकी उपस्थिति याद रखनी है, ये केंद्रक में पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि डीएनए हमारा कैसा होता है। तो अभी अपन संरचना पढ़ेंगे बेटे, ये डीएनए इस तरह से होता है। तो डीएनए कैसा है, यानी सर्पिलाकार है, हिस्टोन सहित होता है और दोहरी श्रृंखला वाला होता है। इसका अणुभार याद करना है 10⁶ से 10⁹ डाल्टन इसका अणुभार होता है और साथ में इसका सार अनुपात होता है A+T बटे G+T बराबर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में डीएनए का पहला पार्ट पूरा हुआ बेटे, परिचय। परिचय के बाद में आगे नंबर 2 पर अपन चलते हैं। तो नंबर 2 पर आएगा बेटे, यहाँ पर नंबर 2, यानी यहां पर आपको लेना है नंबर 2। तो नंबर 2 आप लिखिएगा डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण। तो डीएनए का जो निर्माण होगा बेटे वही कितने अणु द्वारा होगा, 3 अणु द्वारा होगा।
अब 3 अणु में कौन कौन से होंगे कि एक तो बेटे होगा नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस में एडेनिन भी होगा, थाइमिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा। लेकिन बेटे ध्यान रखना इसमें यू क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा। यानी ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि डीएनए के अंदर वही 3 प्रकार के अणु भाग लेंगे। पहला अणु होगा नाइट्रोजन क्षारक जिसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन क्या एब्सेंट होगा डीएनए के अंदर, तो वो एब्सेंट होगा बेटे यूरेसिल। उसके बाद में इसमें दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है शर्करा। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है ये होगी बेटे, यहां पर आपको पहले से याद होगा डीऑक्सी राइबोज, यानी शर्करा का नाम होगा बेटे डीऑक्सी राइबोज। और तीसरे नंबर पर इसमें पाया जाएगा फोस्फेट और ये पाया जाएगा आपको H3PO4 के रूप में। तो बच्चों अच्छी तरह से देख ले कि डीएनए अणु का जो निर्माण है वह 3 प्रकार के अणु के द्वारा होगा। उसमें एक अणु तो होगा नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा अणु होगा शर्करा और तीसरा अणु होगा फोस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षारक इसमें 4 होंगे, ध्यान रखना। एक तो एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, गुआनिन होगा और साइटोसिन होगा। लेकिन क्या नहीं होगा इसमें, यूरेसिल नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा अणु जो इसमें होगा बेटे वह शर्करा होगी और डीएनए के अंदर जो शर्करा होगी उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इतना याद रखना है। उसके बाद में तीसरा समूह जो इसमें फोस्फेट होगा ये पाया जाएगा H3PO4 के रूप में। तो आइएगा डीएनए बनता कैसे है, क्योंकि डीएनए पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड बनाएगा और कई सारी न्यूक्लियोटाइड मिलेगी तब जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए बनेगा। तो यहां आप देखें कि सबसे पहले मेरे पास में बेटे नाइट्रोजन क्षारक और प्लस यहां पर इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, यानी शर्करा। दोनों के मिलने से यहां पर पहले बनेगी यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में बेटे आप क्या जोड़ देंगे, फोस्फेट। तो यहां पर बन जाएगा यानी न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमेशा ध्यान रख लें कि न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण है यह 3 प्रकार के अणु के द्वारा होगा। पहला अणु नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा अणु शर्करा और तीसरा अणु फोस्फेट। लेकिन बच्चों ने यहां अच्छी तरह से याद कर लें कि नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा जब मिलेगी तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा और न्यूक्लियोसाइड में जैसे फोस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो अब बताओ आप मुझे डीएनए के अंदर कितनी तो न्यूक्लियोसाइड होगी, कितनी न्यूक्लियोटाइड होगी। तो बेटे जितने नाइट्रोजन क्षारक होंगे उतनी ही न्यूक्लियोसाइड होती है और उतनी ही न्यूक्लियोटाइड होती है। तो देखो सबसे पहला नाइट्रोजन क्षारक हमारे पास में आता है यानी एडेनिन और शर्करा का नाम होगा डीऑक्सी राइबोज। तो बेटे इसकी जो न्यूक्लियोसाइड बनेगी इसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ये इसकी न्यूक्लियोसाइड है, किसकी, यानी एडेनिन की। और जैसे आप इसमें फोस्फेट जोड़ेंगे प्लस पी तो ये हो जाएगा यहां पर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। तो ये याद रखना, यानी एक तरफ तो ये नाइट्रोजन क्षारक है बेटे, यानी यहां पर भी आपको याद रखना है कि इधर आपको इस तरह से याद रखना है कि यहां पर ये तो नाइट्रोजन क्षारक है, ध्यान रखना, और ये यहां पर ये शुगर है और ये यहां पर इस जगह पर बेटे ध्यान रखिएगा ये यहां पर न्यूक्लियोसाइड है और इधर यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड है। और इस तरह से ये मैं एक टेबल बना रहा हूं जो आपको याद रखनी है। और इस तरह से यहां आप देखिएगा, यहां आप देखना बेटे, यहां पर ये यहां अपने इसको ओके, तो यहां पर डीऑक्सी एडिनोसिन। तो ये तो हमारे पास में पहले नंबर की हो गई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। दूसरे नंबर का हमारे पास में है यानी गुआनिन यानी जी नाइट्रोजन क्षारक। तो बेटे यहां पर इसका नाम हो जाएगा, शर्करा सेम रहेगी ध्यान रखना, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी और इसका यहां पर नाम हो जाएगा बेटे यानी डीऑक्सी गुआनाइलिक
गुएनाइलिक एसिड। तो ये यहाँ पर हमारे पास में दूसरे नंबर का नाइट्रोजन क्षारक है गुएनिन। तो गुएनिन नाइट्रोजन क्षारक की न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सीगुएनोसिन और इसकी न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा डीऑक्सीगुएनाइलिक एसिड। उसके बाद में बेटे नंबर 3 पर अपन चलते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास में है यानी थायमीन। थायमीन अगला नाइट्रोजन क्षारक आता है थायमीन, जिसको अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। शुगर सेम रहेगी इसके अंदर, लेकिन इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सीथाइमिडीन क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ये पिरिमिडीन समूह का नाइट्रोजन क्षारक है, तो इसमें डीन की आवाज आएगी, तो इसकी न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन। इसकी न्यूक्लियोटाइड रहेगी थाइमिडाइलिक एसिड। थाइमिडाइलिक एसिड। तो इस तरह से ये आपके पास में दूसरे नंबर का भी नाइट्रोजन क्षारक पूरा हुआ। तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का नाइट्रोजन क्षारक है यहाँ पर, और ये है बेटे साइटोसिन। साइटोसिन जिसे आप सी से प्रदर्शित करेंगे। शुगर यहाँ पर सेम रहेगी, यानी शुगर सेम रहेगी, और इसकी न्यूक्लियोटाइड बनेगी यहाँ पर डीऑक्सीसाइटिडीन, और इसकी न्यूक्लियोटाइड वही रहेगी डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। तो बच्चों यहाँ आप देख लें कि डीएनए का जो निर्माण है वो 3 अणुओं के माध्यम से हो रहा है। एक तो बेटे नंबर 1 तो क्या याद रखेगा, यानी शुगर। नंबर 2 आपको याद रखना है शर्करा, और नंबर 3 आपको याद रखना है फॉस्फेट समूह। यहां आप देख लें कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास में डीएनए है। तो बेटे डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक और शुगर जब मिलेगी तो पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जैसे फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड। तो आप देख लें कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक है बच्चों, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक है। उन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों की 4 ही तो न्यूक्लियोसाइड होगी और 4 ही क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड होगी। तो इस तरह से हमारे पास में दूसरा टॉपिक इसका डीएनए का पूरा होता है। डीएनए का निर्माण याद हुआ क्या है? कितने प्रकार के अणु द्वारा? 3 नाइट्रोजन क्षारक, नंबर 1, नंबर 2 शर्करा, और नंबर 3 फॉस्फेट। बेटे नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा जब मिलती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। फिर उसमें अपन फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से डीएनए में 4 प्रकार की तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगी और 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड मिलेगी। तो ये तो डीएनए का निर्माण है।